हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। इसकी कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी समझने से पहले आप ये सोचो, अगर मैं आपके घर आके आपसे पर्सनली मिलूं और ये डील करूं कि आज से आप मेरे हर वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे और इस बात के लिए आपको मैं कुछ पैसे भी पे करूं, और सपोज आप हाँ भी कर देते हैं, अब मैं वापस आके इस होप में रहूंगा कि हो सकता है आप वीडियो ज़रूर देखें और शायद लाइक एंड कमेंट भी करें। बट ये तो मेरी होप हुई ना, शायद आप करें और शायद ना भी करें। अगर आपने नहीं भी किया तो लीगली तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये डील एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि हमारी आपसी भरोसे पे थी, इसे कहते हैं एग्रीमेंट। बट दूसरी तरफ मैं एक लीगल पेपर लेके आऊँ, और वैसे इस काम के लिए लीगल पेपर नहीं होता है ये लाइक कमेंट के लिए, बट वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल का यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल, मैं उस पेपर को लेके आया और उस पर हम दोनों ने साइन कर दिया। अब साइन होने के बाद अब मैं आपको लीगली फोर्स कर सकता हूँ लाइक और कमेंट करने के लिए। No, God! No, God, please, no! अरे डरिए मत, आपके ऊपर कोई केस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको कोई पैसे नहीं दिए हैं। तो गाइस, जो अभी आपने बहुत सिंपल वे में समझा, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आपको लीगली फोर्स करता है वो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए जो आपने किया हुआ है। प्रॉमिस किसी और ने नहीं किया, आपने ही किया हुआ है। उसी को फुलफिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि आपको ये करना पड़ेगा, वो चीज़ रिटर्न में हो जाती है। और भी कई सारी चीज़ें होती है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और आपको वो प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ता है। इसलिए जब भी आप कहीं साइन करें तो उसको पहले अच्छे से पढ़ ले, ना कि ऐसे ही साइन कर दे। इस पे भी क्लिप देखनी है, चलो देख लो। Where do I sign? I'll never see you again? Never. तो अभी जो आपने देखा, इस तरह से आपको साइन नहीं करना है। ओके, समझ गए? एक और क्लिप दिखाऊं या समझ गए? चलो देख लो यार। क्योंकि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो तो इसको एग्ज़ाम में तो लिखना ही है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इससे रियल लाइफ में ये लर्निंग ले कि कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन नहीं करना है। ठीक है? ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैं डॉक्यूमेंट पढ़ के ही साइन करूंगा। ठीक है? ये नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। इस वीडियो की कुछ तो लर्निंग हो। चलो फिर इसी पे एक और क्लिप दिखाता हूँ आपको, देखो। नहीं भाभी जी, यो हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो फिर साइन कैसे करते हैं हम? Shut up! ये है मेरे एंग्री वाले सिग्नेचर, ये लो। अगर आपको अपने बच्चे की केयर नहीं है ना जो हमारे पास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने बच्चे की केयर नहीं है जो आपके पास आ गया है। ऐसे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आ रहा तो फाड़ देना नहीं है, बस उस पर साइन नहीं करना है। ठीक है? चलो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की बात कर रहा था, 1872 के पहले ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था कि आप ऐसे कुछ पेपर पे लिखवा लें, उस पर लीगली साइन वाइन करवा के आप उसको एक बाध्य नहीं कर सकते किसी को। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। ये एक्ट 25 अप्रैल 1872 को ओरिजिनली पब्लिश किया गया था और 1 सितंबर 1872 को लागू कर दिया गया था। इसलिए हम इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से जानते हैं। इंडिया में जितने भी बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशंस, ट्रांजैक्शंस एंड डील्स होते हैं, उनमें फ्रॉड एंड क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो भी लॉ है उसे हम मर्केंटाइल लॉ कहते हैं। और ये 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसी मर्केंटाइल लॉ का ही एक हिस्सा है, यानी सब डिवीज़न है। स्टार्टिंग में ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के अलावा पूरे देश में एप्लीकेबल था, लेकिन क्योंकि अब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है तो अब ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। और मैंने अभी जो कुछ बताया इस एक्ट के बारे में, मेरा मतलब इसका टाइटल, कब लागू हुआ, किस किस स्टेट में लागू है, एप्लीकेबल है, इसी चीज़ को डिफाइन करता है सेक्शन 1। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है। ये बात करता है शो, टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन।
अगर आप ये सोच रहे सेक्शन ये कहाँ से आ गए एकदम, तो अभी ऐसे ऐसे और भी सेक्शंस हैं, हम उनको चलिए जानते हैं। गाइस, अगर आप 1930 के पहले इस दुनिया में होते तो आपको इस एक्ट के टोटल 266 सेक्शन पढ़ने पड़ते। बट अभी थोड़ी राहत है, आपको सेक्शन 1 से लेकर 75 ही जानने हैं, क्योंकि 1930 में सेक्शन 76 से 123 को सेल्स एंड गुड्स एक्ट के साथ कैंसिल कर दिया गया था, एंड सेक्शन 124 से 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, कुछ इंडेमनिटी एंड ऑल अलग अलग उसके बनाए हुए हैं सब पार्ट्स। और जो रिमेनिंग सेक्शन 239 से 266 है, इसको भी 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ कैंसिल कर दिया गया। सो अब बचे 75 सेक्शन। आई नो ये भी ज़्यादा हैं इस वीडियो में कवर करने के लिए, इसलिए हम इसके लिए और वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन 2 को समझते हैं। सेक्शन 2 को हम जनरल वे में समझते हैं। अच्छा, मेरी एक कार है, एक धांसू सुपर कार है, मैं आपको सेल करना चाहता हूँ। 1 लाख उसका प्राइस है। हाँ, यही सोच रहे हो ना कि सुपर स्टाइलिश कार और 1 लाख में चोरी का माल है क्या? जस्ट एन एग्जांपल, मान लो सुपर नैनो कार है, ठीक है। अब प्राइस ठीक है, अब वो कार मैं आपको बेचना चाहता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये डील आपको ऑफ़र की, ये हो गया अपना सेक्शन 2A। जैसे ही मैंने आपको ऑफ़र दिया कि ये कार लोगे, वो हो गया सेक्शन 2A, ठीक है। ये सेक्शन 2A ऑफ़र को डिफ़ाइन करता है। वो काम मैंने कर दिया, अब मैंने ऑफ़र आपको दे दिया, प्लीज़ आप भी ख़रीदने के लिए राज़ी हो जाओ। अब मेरे लिए नहीं, सेक्शन 2B की खातिर, क्योंकि जैसे ही आप मान गए कि हाँ ठीक है मैं ये कार खरीदूंगा, तो फिर आपने सेक्शन 2B को कवर कर लिया है, जो कि इस चीज़ को डिस्कस करता है एक्सेप्टेंस को डिस्कस करता है। ये दोनों तरफ से अब प्रॉमिस हो गया, मैंने ऑफ़र किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, दोनों साइड से प्रॉमिस हो गया। तो जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मतलब मैं उस केस में क्या कहलाऊँगा, प्रोमिसर, और आपने एक्सेप्ट किया है तो आप क्या हो गए, प्रोमिसी। और यही बताता है सेक्शन 2C प्रोमिसर और प्रोमिसी के बारे में, ठीक है। सेक्शन 2D इज़ अबाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जैसे इस केस में आप मुझसे कार लेंगे तो इस डील में वो कार आपके लिए कंसिडरेशन है, और मैं मनी लूँगा आपसे तो वो मेरे लिए कंसिडरेशन होगा, मतलब समथिंग इन रिटर्न। अब क्योंकि हम दोनों के बीच दोनों की मर्ज़ी से एक डील, एक प्रॉमिस हो गया है, तो ये हो गया सेक्शन 2E। जो प्रोमिसेस दोनों पार्टी की तरफ से हुए वो कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, यानी ये हो गया सेक्शन 2F। और जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जिस डील में कोई लीगल पेपर इन्वॉल्व नहीं है वो एग्रीमेंट, यही बताता है हमें सेक्शन 2G, जिसमें कोई लीगल पेपर नहीं है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब एग्रीमेंट है, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक वाइड टर्म है, एग्रीमेंट छोटा ही टर्म है। एग्रीमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट तो है ही, बट जो एग्रीमेंट है इसका नेसेसरीली ये मतलब नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी है। उसका कॉन्ट्रैक्ट होने में और भी कंडीशंस होती है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 2G बताता है एग्रीमेंट के बारे में, और अगर लॉ के अकॉर्डिंग डील हुई है यानी कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, उसको वो सब कंडीशंस फुलफिल होती है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है, तो इस चीज़ को डिफाइन करता है सेक्शन 2H। अगर कॉन्ट्रैक्ट लीगल तरीके से दोनों की सहमति से हो रहा है तो ये होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डिफाइन करता है सेक्शन 2I। बट जस्ट इमेजिन वो मेरी सुपर कार जो मैं आपको सेल कर रहा हूँ, अगर वो चोरी की निकली, वैसे मैं ऐसा हूँ नहीं, ठीक है, कहीं आप कमेंट करने लग जाओ एकदम से कि चोरी की कार ठीक है। तो मान लो वो कार चोरी की है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया हम दोनों के बीच, तो सही है, आप तो बच गए। बट नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए सेक्शन 2I इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलता है।
मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, बट किसी भी रिक्वायरमेंट के पूरा ना होने पर उसको कभी भी वॉइड किया जा सकता है, मतलब कैंसिल किया जा सकता है। तो जो कार का कॉन्ट्रैक्ट था लो की नज़र में वो लीगल नहीं था, मतलब वॉइड था, क्योंकि वो चोरी की कार थी ना। तो इसी चीज़ को कवर करता है सेक्शन 2J। सेक्शन 3 हमें कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझाता है, वहीं सेक्शन 4 कम्युनिकेशन के कंप्लीट होने की बात करता है। अच्छा, हम काफ़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, यानी ये डील या ऑफ़र, वो प्रॉमिस, ये वो। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऑफ़र के लिए मना कर दिया जाए तो क्या होगा, या प्रॉमिस कैंसिल करना हो तो क्या होगा। किसी ने प्रॉमिस कर दिया, हाँ मैं ये चीज़ करूँगा, उसके बाद वो नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या है। तो आपके लिए पेश है सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, जो ऑफ़र के रिवोकेशन की बात करता है। रिवोकेशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। सेक्शन 7 एंड 8 एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। एक्सेप्टेंस एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। या तो ऑफ़र एक्सेप्ट ना करो, अगर एक्सेप्ट करो तो विदाउट एनी कंडीशन। अच्छा, अगर मैं आपसे कार वाली डील कर लेता हूँ और बाद में मैं मुकर गया, मैं आपको वो नहीं दे रहा कार, तो आप जब मेरे अगेंस्ट केस फाइल करोगे तो आप कहलाओगे प्लेंटिफ। क्या कहलाओगे? प्लेंटिफ। और मुझे डिफेंड करना है तो मैं कहलाऊंगा डिफेंडेंट। मेरे ऊपर केस है ना, मेरे को डिफेंड करना है तो मैं हुआ डिफेंडेंट। आपको एक बात याद दिला दूं, आपने नीचे कमेंट में लिखना है कि आज के बाद किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन नहीं करोगे। लिखो नीचे कि आज के बाद मैं बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करूँगा। ठीक है, नीचे लिख के बताओ मुझे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो काम की लगी, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।